आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद, हिंदी टीचर, एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पाठ 2 बंधन का पंछी, वादे के अनुसार दूसरा इस पाठ का वीडियो जो दूसरा भाग है वो आपके लिए तैयार है। और इस चैप्टर को पढ़ने से मैं एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बंधन का पंछी यहाँ कोई पक्षी के बारे में नहीं बताया गया है। बंधन का पंछी का मतलब यहाँ एक ऐसे विषय पर हमारे जो लेखक हैं वो हमें ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिसमें आज एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है, वो एक देश के लिए, एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है वो। और उसमें देखा गया है कि एक देश में नहीं, सभी देशों के अंदर ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ करके और बाल श्रम में लगे रहते हैं। अब यहाँ बाल श्रम का इसमें बहुत बड़ा मुद्दा रखा गया है। इस पाठ का एक ही उद्देश्य है कि वो बाल श्रम के बारे में बताने चाहते हैं हमें कि 2014 में एक शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हुए हैं कैलाश विद्यार्थी, जिन्होंने 1980 में एक अभियान चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की स्थापना की। तब से वे विश्व भर के 144 देशों में 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। तो ये कैलाश जो विद्यार्थी थे, इन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारे प्रयास किए और उनके जो भविष्य के बारे में उन्होंने जागरूकता अपने कार्यों के द्वारा लोगों के अंदर पैदा की कि देखिए कि बच्चे अगर काम पर जाने लग जाएंगे और वही काम करने लग जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा। वो एक नागरिक, एक सुसभ्य नागरिक, एक शिक्षित नागरिक कहाँ से मिलेंगे और कैसे उस देश का हित होगा, कैसे उस देश का विकास होगा। एक सारे बच्चे अगर काम पर जाने लग जाए, बाल श्रम में लग जाएंगे तो कैसे क्या होगा, उस देश का है वो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैलाश विद्यार्थी जी ने और हमारे जो लेखक हुए हैं इसके चंदूरंग, एक ये दक्षिण भारत के जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि बाल श्रम है वो देश के लिए कितना अहितकारी है, देश के लिए, समाज के लिए और सभी के लिए। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिनके कारण कुछ बच्चों को अपनी पढ़ाई है वो बीच में छोड़ करके और अपने परिवार के लिए कुछ धन कमाना पड़ता है। तो वैसे ही उनका फिर मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और वो किसी भी प्रकार से अपने देश का योगदान है वो कर नहीं सकते। तो इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं कि एक करीम नाम का एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन अपने पिताजी की वजह से, अपने पिताजी के डर की वजह से, और वो एक बीड़ी के कारखाने में काम करने जाता है। वो बेचारा बहुत दुखी है मन से कि वो स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी हैं वो उसको स्कूल में न भेज करके एक बीड़ी बनाने के कारखाने में उसको लगा देते हैं। उसके मन के जो भाव हैं वो आंसुओं के द्वारा निकल जाते हैं, वो सारे के सब कुछ भूल जाता है और रोता ही रहता है और उस नरक से वो छुटकारा पाने की हर संभव प्रयास करता है। तो जो बंधन का पंछी होता है वो कैद में, पिंजरे में क्या करता है, फड़फड़ाता ज़रूर है लेकिन क्या कर सकता है, निकल नहीं सकता। उसमें फड़फड़ा ज़रूर सकता, अपने पंखों को तोड़ सकता है, उसमें तीलियों को टकरा करके उड़ने की कोशिश में वो तीलियों से टकराएंगे उसके पंख, लेकिन वो क्या करेगा, उसके अंदर ही घुट करके फिर उसको जीना पड़ता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से हमें बाल श्रम के बारे में बताया गया। तो
तिम्मा रेड्डी और बच्चे जो उसके दोस्त थे, और वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। और उनको खेलते देख करके जो करीम था वो भी क्या हो गया, फैक्ट्री में जाना भूल गया। और उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या, कि तिम्मा कैसे मारता है, गुल्ली कितनी दूर जाती है, उसका अंदाज़ा करके वो गौर से देखता रहा। अर्थात वो सोच रहा था कि तिम्मा अगर मारेगा तो यहाँ से यहाँ तक ही गुल्ली है वो जाएगी। और इस वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। फैक्ट्री में जाना, जो अभी थोड़ी देर पहले उसको लग रहा था कि वो फैक्ट्री में देर से पहुंचा तो उसके पिताजी मारेंगे और उसको मार खानी पड़ेगी और उसको डांट खानी पड़ेगी, लेकिन खेल के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाता है। तिम्मा रेड्डी ने डंडे से गुल्ली पर धीरे से चोट करके, नीचे जो पड़ी थी उसने मारा एक साइड में, और ऊपर उछली गुल्ली पर फिर डंडा फिराया, लेकिन उस तरह फिराए डंडे से गुल्ली का मेल नहीं हुआ और वह केवल हवा में डंडा फिराकर खुद घूम करके खड़ा हो गया। यानी कि गुल्ली को जैसे ही वो डंडे से मारने की कोशिश कर रहा था तो गुल्ली और डंडे का मेल नहीं हुआ और वो क्या हो गया, खुद ही घूम करके वापस से फिर वहीं खड़ा हो गया, लेकिन वो गुल्ली के नहीं लगी। अब ऊपर उछली गुल्ली फिर उसी जगह गिर पड़ी जहाँ वो पहले थी, और होना भी वही था क्योंकि वो लगी तो थी नहीं, दोनों का मेल हुआ नहीं, तो वो उछल करके वहीं की वहीं गिर पड़ी। तब खिलखिलाकर हंस पड़ा करीम। तो ये देख करके करीम को हंसी आ गई। हंसी हमेशा संक्रामक होती है। संक्रामक का मतलब होता है जो किसी के छूने से फैलती है, या कोई भी चीज़ है या कोई भी रोग है वो क्या करता है, किसी के छूने से फैलता है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में कोरोना एक वैश्विक महामारी ऐसे ही फैल रही है, जो किसी के छूने से क्या होती है, एक दूसरे में फैलती जा रही है। तो हंसी भी वैसी ही होती है। एक बच्चा हंस देता है कक्षा के अंदर क्लास में, तो सारे बच्चे वो उसके साथ हंसने लग जाते हैं। तो एक बीमारी किसी के घर में लग गई तो वो क्या, छूने से सबको लग जाती है। तो वैसे ही हंसी भी संक्रामक होती है। तो जैसे ही करीम उसकी हंसी अर्थात उसको देख करके हंसा, वैसे ही सारे बच्चे जो खेल रहे थे वो भी क्या हो गए, उसके पीछे पीछे हंसने लग गए। तिम्मा रेड्डी को अपमान सा लगा और नाराज हो गया। तिम्मा रेड्डी को लगा जैसे उसकी क्या हो गई, बेइज्जती हो गई है, उसका अपमान हो गया है, और वो उससे क्या हो गया, नाराज हो गया। और उसने कहा, यह आया बड़ा आदमी, हंस रहा है जैसे बड़ा खिलाड़ी है। कहकर तिम्मा रेड्डी तमतमा उठा। तमतमा उठा अर्थात तमतमाना का मतलब था क्रोधित होना, कि उसने कहा ये बहुत बड़ा खिलाड़ी आया, हंस रहा जो मेरे पर, मुझे एक बार खेलने दो तो दिखाऊंगा। करीम ने दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास से कहा। उसने कहा कि मुझे एक बार मौका तो दे करके देखो, बाद में दिखाता हूँ मैं आपको कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ और क्या खेल सकता हूँ। ये उसका एक अटल विश्वास था कि उसको पता था कि वो इस खेल में कितना प्रवीण है, कितना निपुण है, कितना वो माहिर है, और वो अच्छे से उस खेल को खेल सकता। आए बड़े खिलाड़ी, मैं जानता हूँ, चुप रह। ये किसने कहा, तिम्मा रेड्डी ने। एक बार खेलने का मौका देखकर देखना, कि एक बार है मुझे अवसर दो, मौका दो, कि तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे मैं खेल सकता हूँ, कितना बड़ा मैं खिलाड़ी हूँ। ओह, आओ चलो तुम्हारा भी खेल देखें। तो उसने कह दिया तिम्मा ने कि आओ देखते हैं तुम्हारा भी कितना अच्छा खेल है, या तुम कितने अच्छे खिलाड़ी हो। और इस प्रकार से उन दोनों में क्या हो गई, एक तनातनी सी हो गई, वो एक दूसरे से झगड़ने लगे। चुनौती, जो एक चैलेंज मिलते ही करीम की बाहें वो फड़फड़ाने लगी। दूसरा कोई कहे तुम ये काम नहीं कर सकते तो वह कहता ज़रूर कर सकता हूँ, ऐसी दिलेरी थी उसकी। उसको ये लगता था कि अगर कोई उसको ये कहता नहीं तुम यह नहीं कर सकते तो वह ज़रूर कर
सकता था। ये उसके अंदर एक दिलेरी थी। वह जोश से आगे बढ़कर आया। रेड्डी के हाथ से डंडा लेकर उसने गुल्ली को ठीक जगह रखकर डंडे को आराम से फिराते हुए हुंकार कर कहा, रेडी। दूर खड़े लड़कों ने भी कहा, रेडी। और करीम ने डंडे से गुल्ली को उठा करके ऐसा मारा कि वह ठन आवाज़ करके लड़कों के सिरों पर से उड़कर दूर रास्ते के नाले में जा गिरी। इतनी अच्छी उसकी तालमेल बैठा उस डंडे का और गुल्ली का कि उसके मारने से वो रास्ते में जो नाला था उसमें जाकर के वो गिर गई। लड़कों की टोली ने करीम के लिए तालियां बजाई। सब क्या हो गए, खुश हो गए कि बहुत ही अच्छा उसने काम किया है। और इस प्रकार से सब तालियां बजाने लगे और मुग्ध होकर कहा सब, शाबाश। अवाक खड़े तिम्मा रेड्डी के हाथ में डंडा देते समय करीम के चेहरे पर ऐसे सेनापति का विजय उत्सव चमक रहा था जैसे वो 1000 लड़ाइयाँ जीत कर आया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सेनापति ने बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं वो जीत ली हैं, और इस प्रकार का उसने विजय उत्सव मनाया। और ले जा कर के उसने क्या किया, तिम्मा रेड्डी के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। और वो तो क्या अवाक अर्थात एक अचंभित कि ये कैसे हुआ देख रहा था, खड़ा खड़ा सोच रहा था कि ये कैसे हुआ, और उसके हाथ में वो एक डंडा पकड़ा देता। विजय शेर की तरह करीम जब फूल रहा था, क्योंकि वो विजय हो गया ना, वो एक जीत गया खेल, तो वो फूल रहा था अर्थात वो खुश हो रहा। तब उसके अब्बा ने फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़े होकर के डांटा, बेवकूफ़, क्या कर रहा है वहाँ, यहाँ फैक्ट्री में बहुत काम पड़ा हुआ है। और वो जो खुशी थी उसके चेहरे पर करीम के जो जीतने की, विजय उत्सव की, वो एक ही मिनट में क्या हो गई, गायब हो गई। वह भयभीत डरा हुआ अब्बा की ओर देख रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं पा रहा था, वह कुछ भी उसके मुख से निकल नहीं रहा था कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों यहाँ बुलाया जा रहा है। लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा था और केवल क्या कर रहा था, वो केवल चुपचाप फैक्ट्री के अंदर जा रहा था। अरे बेवकूफ़, यहाँ आ, अब्बा ने बुलाया। और डरते डरते करीम फैक्ट्री की सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे के पास गया। अब्बा की आंखें गुस्से से जल रही थी, और अब्बा है, पिताजी थे उसके, वो बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि जब उसको देखा गया तो वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। और यहाँ उसको आते आते अर्थात फैक्ट्री में आते आते उसको बहुत ही देर हो चुकी थी, वो लेट हो गया था। तो इस बात से पिताजी थे वो क्या थे, उसे नाराज़ थे, क्रोधित थे। अब्बा ने करीम के गाल पर ज़ोर से एक तमाचा मारा, उसके गाल पर एक ज़ोर से थप्पड़ मारा। करीम की आंखों से आंसू बह निकले और बेचारा बच्चा है वो क्या हो गया, रोने लग गया। लड़के के अविवेक के कारण उसके काम के बदले परिवार को मिलने वाले पैसों में से कुछ पैसे न मिले तो अविवेक का मतलब होता है अज्ञान, कि बच्चे के अज्ञान के कारण उसके काम के बदले में परिवार को जो पैसे मिलने वाले हैं, अगर कुछ पैसे न मिले तो क्या हुआ, अगर थोड़ी देर वो लेट हो भी गया और उसको पैसे जैसे मान लो 2 रुपये मिलने थे और अब उसको काम के बदले में अब थोड़ा लेट हो गया तो उसको 1.5 रुपये मिल जाएगा या उससे कम मिल जाएंगे 2 रुपये से, तो क्या हो जाएगा। ये बात उसके पिताजी बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि आखिर ये एक बच्चा है और बच्चे के अंदर ये जो गुण होते हैं, ऐसे काम के प्रति
थोड़ी लगन न होना और खेल के प्रति उसकी रुचि होना, पढ़ाई के प्रति रुचि होना, दोस्तों के साथ खेलना, ये सारे जो गुण होते हैं वो ध्यान में नहीं थे। इस तरह की बात सोचने वाले पिताजी की दृष्टि पुत्र के आंसुओं की ओर न गई, अर्थात वो बिल्कुल भी सोच भी नहीं रहे थे कि उनके बेटे के कारण उनका ये हाल, अर्थात उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसके पिताजी हैं वो उसको क्या करते हैं, लेट आने की वजह से उसको डराते हैं, धमकाते हैं और उसके गाल पर एक जोर का एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे करीम क्या होता है, बेचारा रोने लग जाता है और इस प्रकार से वो आगे रोते रोते कारखाने में चला जाता है। लेकिन उसके पिताजी पर उसके रोने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई कुछ भी महसूस नहीं होता कि बिना कारण उस बच्चे को उन्होंने क्यों मारा। उसके लड़के के आगे कुछ पत्ते उन्होंने क्या किया, उस करीम के आगे कुछ पत्ते और कैंची फेंक दी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ बीड़ी के कारखाने में जो बीड़ी के जो पत्ते होते हैं वो कतरने का काम करता था, तो उसके आगे एक कैंची फेंक दी और कुछ जो पत्ते होते हैं पान के वो उसके फेंक दिए और उसको कहा कि काटो इनको। करीम आंसू बहाते हुए पत्ते कतरने लगा। बाहर खेलने वाले लड़कों की टोली से आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उसको वो सब सुनाई दे रहा था कि उनके साथ के जो दोस्त हैं, उनके तिमारे डीर, वो सारे बच्चे वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। करीम की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। बाहर से लड़कों की आवाज़ बार बार सुनाई पड़ रही थी, 1 2 3 रेडी। और इस प्रकार से वो सारी कहानी के अंदर हम देखते हैं कि वो एक बंधन के पंछी की तरह फड़फड़ाता ज़रूर है, लेकिन बेचारा उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उससे ही क्या कर सकता है, वो अपने विकास का मार्ग खोल सकता है, अपनी प्रगति कर सकता है और अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उनका जीवन बाल श्रम में नहीं, काम मजदूरी पर जाने में नहीं है। वो केवल अपने देश के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे कार्य करे, तभी जाकर के उसके देश का, उसके परिवार का, उसके समाज का नाम होगा। तो ये थी हमारी कहानी, जो करीम और जनार्दन और उसके दोस्तों की कहानी थी, जिसमें बताया गया है कि बंधन का पंछी है वो किस प्रकार से पिंजरे में रहते हुए अपनी विविधता को बर्दाश्त करता है, उसको सहन करता है। और आगे कुछ आज इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, जिनके उत्तर मैंने आपको लिख करके भेजे हैं। वो आप क्या करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।